नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। अब हम पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। बहुत ही प्यारा है, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो समझने से पहले एक छोटी सी बात समझिए। देखिए, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम। हमारे पास एक और एलिमेंट है जिसका नाम है क्लोरीन। ठीक है, आपको पता ही है कि जितने भी ब्रह्मांड में एलिमेंट्स हैं जनरली एलिमेंट्स कहते हैं, अदरवाइज कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलाइट्स होते हैं। तो वो हम जनरल कैटेगरी में हम इसको पर्टिकुलरली सोडियम कहेंगे, पर्टिकुलरली क्लोरीन। अदरवाइज ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। ठीक, इस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Cl से। इसका एटॉमिक नंबर है 17। अब तक के लेक्चर्स में आपने ये हर बार सुना है कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उतने ही प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप समझ गए होंगे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। आप समझ गए होंगे अगर आप क्लोरीन की बात करें तो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन। चलिए, अब आपको ये भी समझ में आता है कि अगर हम किसी का एटॉमिक नंबर जान गए हैं तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर आप इसकी बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन होगा KLM। अब आपको KLM लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 281। इसके कॉन्फ़िगरेशन को आप 287। ठीक है, आई होप अब जितने भी लेक्चर्स में आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है उसके बाद आप यहाँ इतने कॉन्फिडेंस में तो आ गए होंगे कि बिना KLM की सेग्रीगेशन के आप लिख सकें। चलिए, आप ये भी समझ रहे हैं कि इस आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8। आप ये भी समझ पा रहे हैं कि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है क्योंकि इसके पास भी 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि किसी भी एलिमेंट के पास उसके आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। के शेल को छोड़कर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैं कम से कम क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एल शेल में तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एम शेल में 18 मैक्सिमम होते हैं, मिनिमम 8 होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन की तो बाध्यता है, होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। पर अगर किसी एलिमेंट के पास 8 का आधा 4 है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 4 से कम है, 1 है, 2 है या 3 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा और देने वाले पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है जिसे हम कैटायन कहते हैं। वेल, अगर 4 से ज्यादा किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 6 है या 7 है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद उस पर जितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। आई होप ये आपको याद आ गया होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि इन दोनों ही कंडीशंस में सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम अपना वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी मैंने आपको बताया सोडियम एटॉमिक नंबर 281 और क्लोरीन एटॉमिक नंबर 287। तो सोडियम के पास ये फालतू इलेक्ट्रॉन था ना, तो सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, देने वाला था कि क्लोरीन आ गए। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन ने कहा कि भैया तुम दे तो रहे ही हो, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, मुझे दे दो। ठीक है, ऐसे बातें नहीं करते हैं एलिमेंट्स, पर मैं आपको कहानी की तरह समझा रही हूँ। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, सोडियम ने अपना ये एक इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल में था, और ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स में मैं बनाई देती हूँ, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 7। एक छोटा सा पॉज लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखा रहे हैं तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हैं। इवन अगर आपने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाया है तो आप सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को भी क्रॉस से दिखा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा अंतर रहे समझने के लिए, इसलिए अगर आपने एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया है तो प्रेफर कीजिए कि आप दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा दें। ठीक, चलिए, तो अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, सोडियम क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है ना, बिल्कुल ट्रांसफर कर रहा है, कोई लेन देन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ट्रांसफर। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैपनिंग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड आ जाता है। ठीक है,
इसी बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक, अब मैं चाहूंगी आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉज ले और सुनिए कि जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, और आप जानते हैं कि जब कभी भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन होता है, उसी अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। दोबारा से सुनिए, जब कभी भी दो ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस पास में आते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, एक पुल होता है। उसी अट्रैक्शन या उसी पुल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ आयंस। आप ये भी कह सकते हैं कि जब कभी भी दो आयंस के बीच में, ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में एक अट्रैक्शन होता है तो उस अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ आयंस। कहने का मतलब, क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया आपका कैटायन, क्योंकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए क्लोरीन हो गया एनायन। इन दोनों के चार्जेस बिल्कुल ऑपोजिट हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। अब हमने ये बात क्यों पढ़ी है अभी समझ में आ जाएगा। चलिए दोबारा से लेक्चर में बात करते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है इसलिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये आयनिक बॉन्ड हमेशा हमेशा दो आयंस के बीच में बनेगा, यानी हमेशा दो आयंस के बीच में बनने वाले जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स लगी है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे आप, जो केमिस्ट्री में आपसे नहीं ज्यादा पूछा जाएगा। लेकिन जो बॉन्ड बन जाएगा उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे। दोबारा से सुनिए, बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कहेंगे, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्लियर? दो आयंस को आपस में जो पुल करके जोड़ने में मदद करती है वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाई जाती है, बॉन्ड नहीं कहलाया जाएगा। बॉन्ड का नाम क्या है? आयनिक बॉन्ड, या फिर इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अब आप इसको ऐसे याद रखिए कि जो आउटरमोस्ट शेल होता है, मैंने आपको बताया भी था एक लेक्चर में, एक छोटा सा पॉज लेके सुन भी लीजिए। किसी भी एटम के पास न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और अलग अलग शेल्स होते हैं। तो जो सबसे आउटरमोस्ट शेल होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन लेना है उसको या इलेक्ट्रॉन देना है, उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाए जाते हैं वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, दोबारा से सुनिए, किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाए जाते हैं। उस आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। यही इलेक्ट्रॉन्स या किसी को दिए जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, 4 से कम है तो दिए जाएंगे। इसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं, अगर 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे। अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो ये जो शेल होता है ये वैलेंस शेल कहलाया जाता है। ठीक है, और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन की वजह से जो बॉन्ड बनता है आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। याद रहेगा, बहुत सिंपल है। आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के देने या लेने की वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड तो आई होप आपको याद रहेगा, क्योंकि आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है। किस वजह से बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बनता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, आयनिक बॉन्ड अधिकतर, हमेशा नहीं, अधिकतर एक मेटल और एक नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं उनके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है।
या ये कहिए कि उनके पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है। एम्फोटेरिक की मैं बात अभी नहीं कर रही हूँ, आप एक जनरल मान के चलिए कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें बहुतायत होती है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 हो नहीं सकते, 8 के आधा 4 भी नहीं, 1, 2, 3 होते हैं, तो वो दे ही देते हैं। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन दे ही देते हैं, इसलिए उनका पॉजिटिव चार्ज आता है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास शॉर्टेज ही होती है इलेक्ट्रॉन की, तो उनको इलेक्ट्रॉन लेना ही होता है, इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से आप अपनी किताबों में ये भी पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड अ नॉन मेटल। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हमेशा ही रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकतर वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है। कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनको हम एम्फोटेरिक की कैटेगरी में रखते हैं, उसकी मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। आप जनरली समझिए कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन देता है, गिवर होता है इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे या 3 इलेक्ट्रॉन दे, जिसके जितने भी उसके आउटरमोस्ट शेल में है। जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेता है, हो सकता है उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 लेगा, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जैसे क्लोरीन के केस में था, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। कहने का मतलब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते ही हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते ही हैं, और इन दोनों के बीच में लेन देन, ये इसने दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने लिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए इन लोगों के बीच में ही बनता है आयनिक बॉन्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, इस एक लेक्चर में पूरा आप सार मत समझ लीजिए, कई बार बहुत सारी चीजें और भी होती है विस्तार में, तो जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें और पूल हो जाएगी नॉलेज, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको आयनिक बॉन्ड तो समझ में आया होगा। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कितना सिंपल है। जब ये NaCl, ये क्या है, ये कहलाया जाएगा आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड तो आप समझते ही हैं, पुराने लेक्चर्स में पढ़कर आए हैं, ठीक है ना। 2 एलिमेंट्स आपस में जुड़ गए तो वो कंपाउंड बना लिया, क्योंकि आयनिक बॉन्ड से बने हैं तो आयनिक कंपाउंड कहलाए जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। तो आई होप आयनिक का मतलब अब आप समझ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि KCl हो गया, K2SO4 हो गया, बहुत सारे हैं, Na2SO4 हो गया। इस तरीके से ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। इनका विस्तार से डिस्कशन एक एक का हम अलग से ले लेंगे 9th स्टैंडर्ड में, नहीं तो इसकी ऐसा जरूरत नहीं है। 9th क्लास में आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएगी और एक आध एग्जाम्पल आप उनको दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आपको रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 1 मार्क में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए तो आपको फिर पूरा कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ता है, ठीक है। इतनी सी बात थी। तो ये रहा आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड का पूरा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप पूछ लिया कीजिए, डाउट पूछेंगे तो केमिस्ट्री बहुत प्यारी लगेगी, प्यारा सब्जेक्ट तो है ही, ठीक। चलिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।